गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो जून 2023 का करंट अफेयर्स हम लोगों को आज स्टार्ट करना था ना। वो स्टार्ट नहीं करना था, स्टार्ट कर चुके। आई थिंक 50 क्वेश्चंस हो गए थे, उसके आगे हम लोगों को डिस्कस करना था। आगे बढ़े उससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसका आंसर बताइए। Recently, the permanent building of the prehistoric 5,000-year-old Dhalpur Shiva Mandir has been inaugurated in which of the following states या यूटीज? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि धालपुर शिवा मंदिर ये आपका किस स्टेट में या किस यूटी में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा कि धालपुर शिवा मंदिर आपका किस स्टेट या किस यूटी में, आसाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर लद्दाख में, या फिर आपका उत्तराखंड में। बिल्कुल, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, इसका करेक्ट आंसर था आसाम। 2023 विमेंस जूनियर एशिया कप की हम लोगों ने बात करी थी, अभी जो जापान में हुआ था। तो किस कंट्री ने इसे जीता था? 2023 विमेंस जूनियर एशिया कप अभी असम को अभी हुआ था जापान में। तो ये किस कंट्री ने जीता था? बताइए जरा। बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम। इस किताब के जो राइटर थे वो कौन थे? रामचंद्र गुहा। ठीक है। ये भी करेक्ट होने को रह गया है ये, ठीक है, मैं सही करवा दूंगा अगली बार में। बट इसका करेक्ट आंसर क्या था? रामचंद्र गुहा। ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन। आज का पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 58। Recently, which of the following states has announced that Nauradehi and Durgavati wildlife sanctuaries combined protected area will be created as the tiger reserve? कोई एक स्टेट है, उसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक है नौरादेही, एक है दुर्गावती। ठीक है, एक है नौरादेही, एक है दुर्गावती। ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जा रहा है? टाइगर रिजर्व। तो सवाल ये है कि ये नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप इसको याद करें, बट हाँ, अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहती है तो उसको जरूर फोकस करें, क्योंकि वो आपसे पूछी जा सकती है। क्योंकि सेंचुरीज तो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनको याद करने का पर्पज नहीं है। याद करना है तो हमें नेशनल पार्क करना है, बायोस्फीयर रिजर्व करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ अपने स्टेट की याद करनी होती है। हाँ, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? चलो, करेक्ट आंसर सर इसका है मध्य प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या है? मध्य प्रदेश। हाँ, तो जिन लोगों ने मध्य प्रदेश तुक्का लगाया सही बैठ गया। कुछ लोग यूपी लगा रहे थे इन अ गुड फेथ, बट चलो कोई बात। तो मध्य प्रदेश में इन टोटल अभी 6 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। 11 नेशनल पार्क और 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व कौन कौन है सर? बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा। ठीक है। बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश।
नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसमें नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया नाम की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। आप चाहें तो वो 4 से 5 लेक्चर्स हैं, वहां से नेशनल पार्क्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको गारंटी है सारे नेशनल पार्क्स याद हो जाएंगे। मैंने क्लास में ही सबको याद कराया। ठीक है, तो एक बार आपको नेशनल पार्क्स याद हो गए तो ये लोकेशन बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, बहुत इजीली आप इनको याद कर सकते हो, क्योंकि ये सारी जो टाइगर रिजर्व है ये नेशनल पार्क भी हैं। तो एक बार आपको वो नेशनल पार्क याद हो गए तो ये टाइगर रिजर्व भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। ठीक है, चलो जी, तो ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की 6 टाइगर रिजर्व है, बंधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। Recently, the government of India has introduced a new fellowship program called Vaishvik Bharatiya Vaigyanik Vaibhav. It will be implemented by which of the following? एक फेलोशिप प्रोग्राम है, मतलब सरकार इसमें पैसा देगी। ठीक है, पैसा देगी, काइंड ऑफ रिसर्च वगैरह का काम होगा। फेलोशिप कब किनको दी जाती है? जो रिसर्च वगैरह करते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करो कि कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वर्ड पकड़ो, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, यानी ये कुछ साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अर्थ साइंसेस या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या लगाना सही रहेगा? तो ऑब्वियसली बात है, अगर इतना पकड़ लिया कि वैज्ञानिक की बात हो रही है तो बी या सी में से सही होगा। ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपने डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिए। और हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास 4 ऑप्शन हो, 2 एलिमिनेट हो जाए, 2 ऑप्शन बचें, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है 50%। धड़ाम से तुक्का लगा देना। ठीक है, ओवरऑल इस तरह के क्वेश्चंस में पॉजिटिव ही स्कोर करोगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी 50% है। चलो, तो अगर हम लोग ये वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक प्रोग्राम की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक नया फेलोशिप प्रोग्राम, वैभव प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अब देखो, आपका ये वैभव स्कीम पहले भी न्यूज में आ चुकी है, तब भी हमने इसको डिस्कस करा था। तो इसका पर्पस क्या है? अभी देखो होता क्या है, इंडिया में जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं रिसर्च करने, क्योंकि उन्हें इंडिया में इंसेंटिव्स कम मिलते हैं। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन होना। क्यों? हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं जो यहाँ पर रहकर रिसर्च कर सकते थे वो फॉरेन जाकर रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, वहां पे अच्छे अच्छे प्राइजेस जीत रहे हैं। आप देख लो, अभी भी बहुत सारे ऐसे नोबेल प्राइजेस हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोगों ने जीता है, बट उन्होंने वो बाहर की सॉइल पे काम करके जीता है। तो ये ब्रेन ड्रेन हुआ हमारा ना। तो इसको रोकने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे इंडियंस, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, फॉरेन सॉइल में काम कर रहा है, उसको हम कुछ इंसेंटिव देके इंडिया में रिसर्च करवाएं, ताकि इंडिया की रिसर्च कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो। तो इसका पर्पस यही है, कोलैबोरेशन विद द इंडियन डायस्पोरा इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। इन फील्ड्स के जो डायस्पोरा हैं उनको इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करवाना। ठीक है, आप एक वर्ड पढ़ते होगे, स्टेम। स्टेम का मतलब होता है, स्टेम एक फील्ड है। स्टेम में एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। एक एम और जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका मेडिसिन। तो ये फील्ड में सरकार चाहती है रिसर्च हो, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, तो कुल मिला के इतना हमें समझ में आ गया कि इंडियन डायस्पोरा जो फॉरेन कंट्री में है उसको इंडिया की तरफ रिसर्च करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, उसके साथ साथ और भी कुछ इनिशिएटिव मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो भारत सरकार ले रही है ओवरसीज इंडियन के रिगार्डिंग। जैसे एक प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। देखो आपके एग्जाम में एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, पूछता है, तो हो सकता कभी आपसे पूछ ले प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए सर ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है।
एक प्रोग्राम चला रही है सरकार, नो इंडिया प्रोग्राम। ये कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चला रहा है, ताकि जो हमारा डायस्पोरा दूसरे कंट्री में है वो हमारे अपने इंडियन ओरिजिन यूथ के साथ, अपने इंडियन रूट्स के साथ फैमिलियर हो। एक प्रोग्राम है वज्र, विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है जो एनआरआईज को इंसेंटिवाइज करता है कि वो इंडिया में आके रिसर्च करें और डेवलपमेंट का काम करें। ठीक है, तो ये ओवरसीज इंडियन के रिगार्डिंग 3 पॉलिसीज हमारे पास ऑलरेडी चल रही है, प्रवासी भारतीय दिवस, नो इंडिया प्रोग्राम और वज्र। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले ये स्कीम किसके लिए है, तो ओवरसीज सिटीजन या कह लो जो इंडियन डायस्पोरा फॉरेन कंट्री में है उनके लिए सरकार ये स्कीम चला रही है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 4th नेशनल वाटर अवार्ड। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट स्टेट किसको मिला है? बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है? देखो पूरा एक लिस्ट है। ये जो आपका नेशनल वाटर अवार्ड्स हुआ था, ये किसने अवार्ड दिए हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने ये सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, टोटल 41 विनर्स से। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए कि वाटर के रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड आपका बेस्ट स्टेट कौन है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, बेस्ट विलेज पंचायत कौन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दो चीजें जरूर ध्यान रखना, बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, किस कैटेगरी में? वाटर कैटेगरी, यानी वाटर को मैनेज करने की कैटेगरी में। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है गंजम डिस्ट्रिक्ट, ये कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, विलेज पंचायत तेलंगाना की है, अर्बन लोकल बॉडी चंडीगढ़ की है। ठीक है, तो ये कुछ बेस्ट कैटेगरी के अवार्ड हैं, ये किस में दिए गए हैं? ये आपको दिए गए हैं सर इन द कैटेगरी ऑफ वाटर मैनेजमेंट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। Recently, the Nehru Memorial Museum and Library Society has been renamed as Prime Minister's Museum and Library Society. देखो 3 मूर्ति भवन जहां पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते थे, वहां पर एक नेहरू का म्यूजियम था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। तो अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को कहा ये सिर्फ नेहरू स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ये ओवरऑल सारे प्राइम मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका नाम बदल के कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। यानी वहां पे पहले सिर्फ नेहरू मेमोरियल था, अब वो पूरा सारा प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम बन जाएगा। इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें उस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अभी किस सिटी में हो रहा है? ये मेरे ख्याल से आसान सवाल है, खाता खोल देने वाला। ये तो अभी काफी न्यूज में भी चला था। ठीक है, कंट्रोवर्सी का भी मुद्दा बना था अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच। करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी ये इस पे काम चल रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल देखने लायक होगा ये। ठीक है, ठीक है, ये नेहरू म्यूजियम कब बना था? 1964 में, जब नेहरू जी की डेथ हुई थी उसके बाद। Question number 62. Next question number 62. Recently, Geological Survey of India has discovered India's largest natural arc, Sundargarh Natural Arc. It is in which of the following states?
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल? बताइए। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क, सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क। आर्क क्या होती है? ये आर्क होती है, ठीक है, मतलब ये कुछ एक पत्थरों की एक आर्क होगी। अभी मैं फोटो में भी दिखा दूंगा। तो सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ से याद करो, सुंदरगढ़ कहाँ पर है? सुंदरगढ़ फॉरेस्ट, सुंदरगढ़ शहर। अगर सुंदरगढ़ आपको समझ में आता है कहाँ पर है तो बता दोगे। तो सुंदरगढ़ फॉरेस्ट में ये आपको आर्क मिल रही है, इसलिए इसका नाम ही सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क है। ये उड़ीसा में, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इस तरह की नेचुरल आर्क है। इंडिया की सबसे बड़ी ये नेचुरल आर्क है। इसको मैं इंसान ने नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया, ठीक है। कैसे बन गई होगी सर? ये कुदरत कैसे इतना आर्किटेक्चर का काम कर लेती है? होता क्या है, ये पूरा एक पत्थर रहा होगा, लेकिन अलोंग विद द टाइम यहाँ वाली जो रॉक है वो थोड़ी कंपैरेटिवली सॉफ्ट रही होगी ऊपर वाली रॉक के कंपैरिजन में। तो जब इससे विंड टकराई होगी तो ये वाली रॉक जल्दी इरोड हो गई कंपेयर टू ये वाली रॉक। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया और ये वाली रॉक अभी भी बची है। हो सकता है आने वाले सालों में 100, 150, 2500 सालों में ये रॉक भी धीरे धीरे इरोड हो जाए, ठीक है। इस तरह के जो आर्क बनते हैं, हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। तो जो रॉक का पार्ट सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, वो जल्दी इरोड हो जाता है, ठीक है, तब आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वेदरिंग का बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर किया है। इसको हम कहते हैं नेचुरल आर्क। कनिका रेंज ऑफ सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये आज की नहीं सर, जुरासिक पीरियड है, मतलब वो पीरियड जब आपको डायनासोर देखने को मिलते थे, ठीक है, उस वक्त की ये आर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डबल्स पेयर टू विन द इंडोनेशियन ओपन 2023 टाइटल? देखो ये इंडोनेशियन ओपन, विंबलडन, इटली, ये सारे जो इवेंट होते रहते हैं ना, इन पे सवाल ज्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने ये वाला मेंशन किया है, इंडोनेशियन ओपन 2023। इसमें फर्स्ट इंडियन डबल्स पेयर कौन है जीतने वाला? हाँ जी। तो आप लोगों का स्पोर्ट्स में सवाल मैंने देखा जल्दी गलत नहीं होता है। तो बताइए क्या लगता है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ पर यूनानिमसली आपको यूनानिमसली सही आंसर दे रहे हैं। आपको करेक्ट आंसर इज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ये दोनों जो बंदे हैं एशियन मेंस डबल चैंपियंस भी रहे हैं। तो ये अब फर्स्ट इंडियन डबल्स टू विन द इंडोनेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ये कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। Recently, the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, has formed a 15-member expert committee to recommend reforms to the Arbitration and Conciliation Act 1996. Who will be the chairperson of the committee? देखो हमारे पास 1996 का एक कानून है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये कानून किस लिए है? इसके लिए मुझे आपको इन दो वर्ड्स की मीनिंग बताना पड़ेंगे। आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है ना। ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तरीके हैं। तो ये अभी हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, आर्बिट्रेशन समझेंगे, कंसिलिएशन समझेंगे। अभी आप इतना जवाब देना आपको कि ये जो कानून है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसमें रिफॉर्म करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स उसने एक 15 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है इस कानून में रिफॉर्म्स रिकमेंड करने के लिए, ठीक है। और अभी मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, इस कानून की इंपॉर्टेंस क्या है कि सरकार ने 15 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। तो सवाल यह है इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा?
इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया टी के विश्वनाथन को। ठीक है, करेक्ट आंसर इज टी के विश्वनाथन। चलो ठीक है, टी के विश्वनाथन को। अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन होता क्या है, और इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझते हैं, जरूरत समझते हैं कि हमें ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो इसकी नीड समझते हैं, फिर समझेंगे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन क्या होता है। तो देखो, मान लो दो पर्सन है ए और बी, ये दोनों आपस में बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। ठीक है, इन दोनों ने डिसाइड किया कि सर हम बिजनेस करेंगे इंडिया में, ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। लेकिन मान लो किसी तरह का दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, हर चीज लीगलाइज थी, लेकिन किसी तरह का इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ जाओगे? मान लो आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, आपके पास सारे लीगल टर्म्स वगैरह लिखे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? आप कोर्ट के पास जाओगे। लेकिन सर कोर्ट की हालत तो आपको पता है, कितनी ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है वहां पर। तो आपका केस कब वहां पर शुरू होगा, कब आपके केस का नंबर आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा? ठीक है, कई बार तो जब केस का जजमेंट आता है तब तक जिसके ऊपर आरोप लगा होता है वो आदमी ही चल बसा होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप कोर्ट चले गए तो आपका बिजनेस हो गया सर, क्योंकि आपका कभी डिस्प्यूट हो जल्दी रिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप बिजनेस कैसे करोगे? तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। तो आप सोचोगे यार इंडिया में बिजनेस करना बेकार है, यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए कोर्ट के चक्कर में फंसो, और कोर्ट की तारीख पे तारीख, अपना काम बनता नहीं है। तो इसके लिए अल्टरनेट तरीका निकाला गया। ठीक है, इसके लिए अल्टरनेट मैकेनिज्म निकाला गया, उसको कहते हैं, अल्टरनेट का मतलब दूसरा। ठीक है, इसके लिए अल्टरनेट तरीका निकाला गया, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, शॉर्ट में कहो तो एडीआर मैकेनिज्म कहते हैं। उसमें हम लोग कोई अलग तरीका यूज करते हैं ताकि हमें कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमने कहा कि देखो भाई, ए और बी तुम्हारे बीच में मान लो कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम कोर्ट के पास ना जाओ, तुम एक थर्ड पर्सन एक्स को ले लो, वो तुम्हारे बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा दे। ठीक है, तुम ऐसा कोई पढ़ा लिखा काबिल बंदा जो मतलब लॉ की अच्छी जानकारी रखता हो, तुम दोनों के लीगल पेपर्स वगैरह तो साइन है ही, तो तुम दोनों क्या कर सकते हो, एक थर्ड पर्सन, एक आर्बिट्रेटर के पास चले आओ, एक थर्ड पर्सन एक्स के पास चले आओ, और उस एक्स को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर। ठीक है, यानी हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम किसी एक थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं जिसको लॉ वगैरह की अच्छी नॉलेज है। और जब हमने ये डॉक्यूमेंट साइन किया था तो हमने लिख दिया था कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कहाँ जाएंगे, मिस्टर एक्स के पास जाएंगे। अब देखो, मिस्टर एक्स के पास इतनी कोई पेंडेंसी ऑफ केसेस नहीं है, मिस्टर एक्स के लिए आपका केस प्रायोरिटी वाला केस है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स आपके डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन जल्दी कर देंगे, है ना, मिस्टर एक्स आपके केस को जल्दी देखेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन। मतलब आप अगर कोर्ट में जाते उसे कहते हैं ट्रायल। ये ट्रायल तो नहीं है, लेकिन ट्रायल से थोड़ा कम ही है, ट्रायल जैसा है, इसको हम कहते हैं लेस देन ट्रायल। ट्रायल तो नहीं है ये, कोर्ट में तो आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये लेस देन ट्रायल है, और इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि जब आपने दो एग्रीमेंट साइन किया था तो आपने मेंशन कर दिया था कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम एक आर्बिट्रेटर एक्स के पास चले जाएंगे और वो हमारा डिस्प्यूट क्या करेगा, रिजॉल्व करा देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेटर जो भी फैसला देगा, ठीक है, आर्बिट्रेटर जो भी फैसला देगा वो फाइनल होगा, और आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जनरली तो चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
ये एक अनबाइस पर्सन होगा और जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर देगा, इसके चैलेंज को आप इसके डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वरना अगर चैलेंज कर दिए तो फायदा ही क्या रहा आर्बिट्रेशन का, फिर आप कोर्ट में तारीख पे तारीख खेलोगे। ठीक है, तो ये ट्रायल तो नहीं होता है, बट ट्रायल की जैसा ही प्रोसेस होता है, जहां पे थर्ड पार्टी अदर देन द जुडिशरी, एक पर्सन आप असाइन करते हो, ठीक है, जिसपे आप भी भरोसा करते हो, बी पार्टी भी भरोसा करती है, वो आपका केस लड़ेगा। Is that clear or not? ठीक है, this process is called arbitration. Is that clear or not? ये जो भी डिसीजन देगा वो आप बाइंडिंग होगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, आप अगर इंडिया में बिजनेस कर भी रहे हो तो आपको कोर्ट पे डिपेंड ही नहीं करना है अपने डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। एक प्रोसेस होती है कॉन्सिलिएशन, एक प्रोसेस होती है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन के ही जैसा होता है, लेकिन इसमें जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, यानी पार्टी ए और बी के बीच अगर कॉन्सिलिएशन होगा वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसको कहते हैं कॉन्सिलिएशन। तो हमारे देश में आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन, ठीक है, हमारे देश में आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन ये स्मूथ तरीके से हो पाए, इसीलिए हमारी संसद ने एक कानून बनाया है जिसे कहते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। लेकिन अभी भी इस लॉ में कुछ ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आर्बिट्रेशन वगैरह आप काफी टाइम ले रहे हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन की प्रोसेस जो सोची गई थी कि वो आपका टाइम बचाएगी, वो टाइम नहीं बचा रही है। तो इस वजह से भारत सरकार, चूंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा फोकस है बिजनेस को इजी करने के लिए इंडिया में, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि एक ऐसी कमेटी बने जो ये कानून को इम्प्रूवमेंट करे। ठीक है, ये कानून इम्प्रूवमेंट होगा तो ही जाके आपका क्या कहते हैं जो बिजनेस है वो इंडिया में आसान होगा। फोटो की आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब देखो इसी तरह की प्रोसेस हमारे अपना क्या कहते हैं लोकल एरियाज में भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो दैट इज द आर्बिट्रेशन इन कॉन्सिलिएशन है। ये आर्बिट्रेशन हुआ, ये कॉन्सिलिएशन हुआ। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन समझ में आ रहा है तो गिव मी थम्स। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था इसलिए टाइम लगा, बट मैं चाह रहा था इसका मतलब आप समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। What is the name of the official mascot of the National Games 2023 Goa? अभी नेशनल गेम्स 2023 होने वाले हैं, उसके ऑफिशियल मैस्कोट का क्या नाम है? तो अगर आप नेशनल गेम्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसका नाम बता पाएंगे। हाँ जी सर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ द नेशनल गेम्स 2023 गोवा? बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर इज मूवा। ठीक है, नेशनल गेम्स क्या है, एक तरीके का इंडिया का ओलंपिक मूवमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, 1920 से चल रहा है ये। तो 1940 में इसका नाम, पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स होता था, फिर 1940 में इसका नाम बदल के नेशनल गेम्स हो गया था। पहला इंडियन ओलंपिक गेम्स लाहौर में हुआ था 1924, तब तो इंडिया डिवाइडेड नहीं था ना।
देखो आपका जो एलडीसी वाला एग्जाम है ये तो आपका 17 सितंबर की डेट है ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एमटीएस वगैरह एग्जाम होगा वो नवंबर में आपका। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, इस फाइनेंशियल ईयर के बीच इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन रहा है? अभी कुछ सोच रहे होंगे सर, नंबर नोट नहीं कर पाया, हमने रिमूव कर दिया। चलो, कोई फालतू की बकवास करेगा ग्रुप में तो वो डायरेक्ट बैन होता है फिर पेज से, है ना, तो उसमें कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि इतना हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, और कोई बीच में आके मजे करे तो वो ठीक नहीं है। चलो जी, तो अभी हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन होता है, यानी अगर कोई फॉरेन कंपनी जब इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, मान लो हमारी इंडिया की किसी कंपनी के उसने शेयर खरीद लिए, या हमारी इंडिया की कंपनी को कोई टेक्नोलॉजी वगैरह दे दी, किसी तरह का पैसा दे दिया, पैसा ऐसा थोड़ी ना चैरिटी देंगे, अगर वो पैसा देंगे तो इसका मतलब वो शेयर वगैरह खरीद रहे हैं इंडिया की किसी कंपनी के। तो कोई फॉरेन कंपनी जब इंडिया की कंपनी के शेयर वगैरह खरीदती है तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो कंपनी खरीदती है उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। तो सबसे ज्यादा फॉरेन कंट्री की इन्वेस्टमेंट हमारे पास कहाँ से आई है? तो इस दौरान सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है सिंगापुर से, ठीक है। लास्ट टाइम भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से ला रहे थे? सिंगापुर से। नंबर वन पे सिंगापुर है, सेकंड पे आपका मॉरिशियस है, थर्ड पे आपका यूएस है, और फोर्थ पे आपका यूएई है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के लिए, तो इन कंट्रीज के साथ हमारी रिलेशन अच्छे होना जरूरी है। सिंगापुर की क्या आप कैपिटल बता सकते हैं? बहुत टफ है, शायद आप ना बता पाए, है ना। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं सिंगापुर की कैपिटल याद करते करते, क्योंकि ये खुद सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। Recently, who amongst the following has been awarded the 45th European Essay Prize 2023 for lifetime achievement? यूरोप में ऐसे के लिए एक प्राइज दिया गया है, किसको दिया गया है? अनीता देसाई, जुम्पा लेहरी, कमला दास, या अरुंधति रॉय? बताइए करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। उनका एक ऐसे आजादी, ठीक है। फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये सारी चीजें इसमें कवर है। तो ये किसने लिखा? इंडिया की बहुत फेमस राइटर है अरुंधति रॉय, उनको ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 68 योगा से रिलेटेड है। अभी किसी स्टेट ने नेशनल योगा ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराया था, नेशनल योगा ओलंपियाड 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भोपाल, न्यू दिल्ली, जयपुर, या फिर अहमदाबाद? Recently, the National Yoga 20 Olympiad 2023 was organized in which of the following cities? भोपाल, न्यू दिल्ली, जयपुर, या फिर अहमदाबाद?
ये अभी मध्य प्रदेश में हुआ था, नेशनल योगा ओलंपियाड आपका मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। ठीक है। तो कब हुआ था? अभी जो 9th इंटरनेशनल योगा डे था 21 जून को, उस दिन हुआ था। तो वो इंटरनेशनल योगा डे हर साल 2015 से हर साल हम लोग जून 21 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको ध्यान रखना। 2 बार एपीएसएसबी 2 बार पूछ चुका है इंटरनेशनल योगा डे किस दिन होता है, जून 21 को होता है। अभी रिसेंटली यूडीसी में पूछा था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? जून 2021। 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे रिकॉग्नाइज किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। Recently, Indian Renewable Energy Development Agency took part in the Intersolar Europe 2023. It was held in which of the following countries? Germany, France, Italy, Austria. Recently, Indian Renewable Energy Development Agency took part in which of the took part in the Intersolar Europe 2023. It was held in which of the following countries? बताइए सर। देखो ये एक भारत सरकार की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एक मिनी रत्न है। इसने इंटर सोलर यूरोप 2023 में पार्टिसिपेट किया था, जो कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। ये डायरेक्ट पीआईबी से उठाया हुआ डेटा है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पार्टिसिपेटेड इन द 3 डे इंटर सोलर यूरोप 2023। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेनली रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट की बात करी, उसके फाइनेंसिंग की बात करी, और इंडिया में किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को हम बढ़ा सकते हैं उस बारे में ये बात की। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका इटली में नहीं है, इट इज इन जर्मनी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द जर्मन पीस प्राइज 2023? जैसे नोबेल पीस प्राइज एक इंटरनेशनल लेवल पे पीस प्राइज माना जाता है, इसी तरह से जर्मनी में भी अपना खुद का एक जर्मन पीस प्राइज चलता है। तो इस बार का जर्मन पीस प्राइज 2023 किसको दिया गया है? अमर्त्य सेन, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी या किरण देसाई? एक कंट्रोवर्शियल राइटर है, कंट्रोवर्शियल ऑथर है ये। हाँ, तो उनको लेके राय बटी रहती है लोगों की। तो जर्मन पीस प्राइज 2023 ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है सर आपका सलमान रश्दी। ठीक है। करेक्ट आंसर इज सलमान रश्दी। चलिए ठीक है। चलो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट किया। तो अब इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों के पास है। इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डेली 20 क्वेश्चंस का टारगेट ले लो। 20 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं करंट अफेयर्स के। और अब फरवरी 2023 से शुरू करना है ना, जनवरी वाला भी स्किप कर सकते हो, टाइम मिले तो देख लेना। बट अब शुरू करना फरवरी 2023 से। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव नाइस डे। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने कलीग से साथी से शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए गुड बाय, हैव नाइस डे।